अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। IMF कभी हाँ कभी ना, रियल स्टेट एक डेड इन्वेस्टमेंट है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। पिछले साल तकरीबन नवंबर दिसंबर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रियल स्टेट के टैक्सेस के अंदर कोई कमी की जाए। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है पिछले 2-2.5 साल के जो रिजीम्स की टैक्सेस की वजह से, तो कोई उसके अंदर आसानी क्रिएट की जाए, उसके ऊपर काफ़ी सारा काम काज हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस सेंटीमेंट का जब ये स्टार्ट हुआ तो इससे ये चीज़ बना दी कि ये 2025 जो है वो तब्दील कर देगा पाकिस्तान की रियल स्टेट को, और ये बहुत बड़ा साल होने वाला है पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से। बट मैं और साद भाई हमेशा इस छोटे से चैनल पे बैठ के आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करते थे कि कोई वैसे ग्राउंड ब्रेकिंग या रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं हो रही कि 2025 बहुत बड़ा साल होगा, तो ज़रा सब्र से जो है वो काम लें। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें टास्क फोर्स को, और फिर आगे हम वीडियो के अंदर आगे चलते हैं। बिल्कुल, जो टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने बनाई, सबने देखा कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है। उनकी कुछ प्रपोजिशंस थी, मैं वो मोटी मोटी प्रपोजिशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिससे वाकई पाकिस्तान के रियल एस्टेट को फायदा हो सकता था। जिसमें जो फेडरल ट्रांजैक्शन टैक्सेस थे, जो 236C था सेलर के ऊपर के, उसको 3 या 4% से 1.5 और 2% के ऊपर ले आएँ, या फिर 236 के जो परचेजिंग के ऊपर आप टैक्स देते हैं उसको 3% से 0.5% के ऊपर ले आएँ, यानी बहुत ज़्यादा कम कर दें, 6 गुना उसको कम कर दें। उसके अलावा अबॉलिश कर दें FED को, जो आप गवर्नमेंट FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी ले रही है, जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी 2% लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर नजरसानी की जाए, उसको कम कर दिया जाए। फाइलर और नॉन फाइलर के लिए रेट्स को यूनिफॉर्म कर दें, यानी फाइलर भी वही टैक्सेस दे और नॉन फाइलर भी सेम टैक्सेस दे। और उसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को ज़रा बढ़ावा दिया जाए, 5 या 10 साल और 20 साल के लोन लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करें और एलिवेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, यानी शहरों को ना बढ़ाएं आप, यानी हॉरिजॉन्टल ना जाएं आप, वर्टिकल ऊपर जाएं। तो ये बहुत सारे इसके अंदर जो अच्छे पॉइंट्स है टास्क फोर्स की तरफ से, और बहुत अच्छी मुफीद इन्होंने जो पूरी प्रपोजिशन बनाई, कोशिश अच्छी ऐसी थी कि वाकई अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्सेप्ट कर लेती तो रियल एस्टेट के अंदर वाकई छक्का लग जाता। ठीक है, रियल एस्टेट एक डेड इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी दुनिया, डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये बात करती है कि रियल एस्टेट एक डेड इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट के अंदर है वो इस रियल एस्टेट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाती है। हाँ, रियल एस्टेट में अगर आप फाइल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मुल्क के इकोनॉमी में जो पैसा यूज हो सकता है आप उसको फंसा लेंगे, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज में, ऐसे प्लॉट्स में कि भाई जिसको रख के आपने छोड़ देना है। खास तौर पे प्लॉट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसको आप तौर पे हम लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ देते हैं, यार कभी इसके ऊपर घर बनाएंगे या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो बहुत सारा पैसा जो सर्कुलेशन में होना चाहिए वो रुक जाता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर घर बनाएंगे या कोई इमारत बनाएंगे तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे चलेगी। आप ईंट बजरी लेंगे, सरिया लेंगे, मजदूर हायर करेंगे और कोई मामला उसके ऊपर शुरू करेंगे तो कुछ सनतें चलेंगी। आप डेफिनेटली उसकी टाइल का काम, उसके उसके ऊपर कोई सैनिटरी वर्क्स करेंगे तो कुछ ना कुछ मामला उससे चलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने IMF से 3 चीज़ों के ऊपर रिलीफ मांगा। एक, ब्रेवरेजेस के ऊपर, आप पाकिस्तान के अंदर खूब कोक और पेप्सी पी जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या उसके अलावा भी जो ब्रेवरेजेस होती हैं। उसके अलावा टबैको के ऊपर, खूब लोग सिगरेट्स पीना पसंद करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रिलीफ मांगा। और तीसरी चीज़ थी रियल एस्टेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर टैक्स कट दिया जाए ताकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ग्रोथ आ सके। ब्रेवरेजेस और टबैको के ऊपर आउटराइटली IMF ने नो कर दिया कि वो तमाम लोग जो पहले 25 रुपए की बोतल ले रहे थे, आज वो तैयार हैं 70-80 रुपए की सेम कोक लेने में, या फिर वो तमाम लोग जो 200 रुपए की सिगरेट ले रहे थे वो 500 रुपए पे करने में भी उनको कोई हर्ज नहीं हो रहा, कोई कमी नहीं आ रही सिगरेट वगैरह पीने में। लोग खूब जिंदगियां गुजर रही हैं उनकी, खूब लगे में और ज्यादा पैसों में भी मामला चलाने के लिए तैयार हैं। रियल एस्टेट वाकई एक अफेक्टेड सेक्टर था और उससे ट्रांजैक्शन काफ़ी कमज़ोर हुई और तकरीबन 2 साल से डेड लॉक लगा हुआ है रिजीम चेंज के बाद, या 3 साल आई वुड से कि ऑलमोस्ट हो गए हैं आफ्टर 2022। तो हमें तकरीबन 3 दिन पहले तक ये खबर आई कि भाई फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो उस पर 2% टैक्स कट IMF ने अप्रूव कर दिया है, और परचेजिंग के ऊपर भी, सेलर के ऊपर कोई टैक्स कट नहीं आ रहा था, परचेजर के ऊपर 2% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर हमें रिलीफ नज़र आ रहा था, जिससे एक वाज़ेह फ़र्क आ सकता था। बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इसे मार्केट किया कि इसके अंदर कोई इबाहम ना हो, लेकिन
कल IMF ने इस टैक्स कट को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। ऐसा कुछ भी कोई टैक्स कट IMF की तरफ से नहीं हुआ। और हाँ, वाकई IMF कभी हाँ कर रही है और कभी ना कर रही है। एंड एज फार एज टास्क फोर्स इज कंसर्न्ड, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ये टास्क फोर्स हैं जो गवर्नमेंट आमतौर पे या फोर्स आमतौर पे जो गवर्नमेंट बनाती है, ये करती है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, कि ये नशिस्त करती है, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और फिर बर्खास्त करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, मगर वो इवेंचुअली पहले प्राइम मिनिस्टर के पास जानी थी, सजेशंस वहाँ से अप्रूव हुई, IMF के पास गई, बट वहाँ पे हमें उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अच्छा साथ भी हम ऑलरेडी, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2.5-3 साल से एक डेड मार्केट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस हैं, ट्रांजैक्शंस उस तरीके से रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो रही है और एक स्टक सिचुएशन है। यहाँ से हमें उम्मीद थी कि कोई टैक्सेस वगैरह कम होंगे IMF की तरफ से, तो कुछ थोड़ा सा सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ से भी इनकार हो गया है। तो मुझे ये बताएं कि अब आगे इसका क्या सोल्यूशन है, या इवन इस टास्क फोर्स के अंदर जो ये प्रैक्टिस थी, इसमें भी कुछ 1-2 ग्लिचेस थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, जब आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि आगे क्या होगा या व्हाट नेक्स्ट, तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा जवाब है कि हम आमतौर पे बड़ा अनप्लान्ड डिसीजंस लेते हैं। हम आमतौर पे ये गवर्नमेंट को भी करते हुए देखते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस कि भाई IMF टैक्स कट कर दे या हम टैक्स कट कर दें रियल एस्टेट के ऊपर और मार्केट उससे चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम सख्तियाँ नहीं लगा रहे अपने मामलात के ऊपर। हमें सख्तियाँ लगाने की पहले ज़रूरत है, अपने मामलात को, अपने सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करने की पहले ज़रूरत है। और जब आप स्ट्रीमलाइन करें और आसानी लेके आएँ तो वो आसानी वाकई इकनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो करेगी, उसको मूव करेगी और इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। पिछले अप मार्केट के अंदर हमने क्या देखा, जब नरमी थी, टैक्सेस कम थे, मामलात बेहतर थे, लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जो कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज थी उस पर तो कम इन्वेस्ट हुआ और जो फाइलें थी उसके अंदर ज़्यादा हुआ। तो हमें इवेंचुअली इसको भी एक बार लगाने की ज़रूरत है रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो पैसा है वो प्रॉपर जगह के अंदर जाए और एक्चुअल में डेवलपमेंट नजर आए। जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अमूमन इसके ऊपर वीडियोज़ बनाती रहती हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट करती रहती हैं, बताती रहती हैं और तोड़ फोड़ भी करती रहती हैं ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कि जो लोगों को लूट रही हैं और उनको कुछ नहीं दे रही हैं। और आज की डेट के अंदर अगर 1 लाख रुपए की एक चीज़ लॉन्च हुई थी तो वो 30,000 रुपए की मार्केट के अंदर मिलने के लिए तैयार है। यानी 70% माइनस के अंदर ये करंट मार्केट्स ऐसी थकी हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ की चल रही हैं। मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस करूंगा कि CDA, RDA, LDA को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप सिर्फ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर सख्ती ना करें, आप उन लोगों पर भी सख्ती करें, उन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के ऊपर, उन लोकल इंडिविजुअल्स के ऊपर और उन रियल्टर्स के ऊपर जो या तो इसको खरीदते हैं लोग या फिर जो रियल्टर इसको मार्केट करते हैं, उनके ऊपर भी ज़बरदस्त सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर आप पैसा ऐसी जगह पे डाल रहे हैं कि जो आपको सिर्फ लूट रहे हैं और आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए और जो इदारे हैं, पुलिस फोर्स या इस तरह के लिए आप मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं कि फलाना हमें लूट के ले गया, फलानी हाउसिंग सोसाइटी ने हमें धोखा दे दिया, तो आपने अव्वल प्लेस पे उधर इन्वेस्ट ही क्यों किया किसी भी वादे के तहत। आप हमेशा एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी से पूछें कि किसी प्रोमिनेंट अथॉरिटी की NOC आपके पास अगर मौजूद हो, या तो आप DHA में इन्वेस्ट करें कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक प्रोमिनेंट अथॉरिटी है, या फिर आप RDA या LDA और CDA अप्रूव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और ये सोसाइटीज भी आपको ये कोई प्लैटर ना दे रही हो, ये सोसाइटीज उस लेआउट प्लान के ऊपर जो उन्होंने RDA LDA से अप्रूव किया है उसके ऊपर प्लॉट आपको बेच रहे हो, ओपन सेलिंग उसके अंदर आपको ना हो रही हो। तो इस चीज के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक बार मुल्क के अंदर कानून आ जाए या रियल एस्टेट बेस्ड कानून आ जाए या रीरा का इनकाद हो जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ आएगी। अगर कोई भी आसानी हमें IMF की तरफ से आती है तो वो वाकई इकोनॉमिक प्रोडक्टिव होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमें फायदा देगी। तो IMF के साथ भी हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे मुल्क के अंदर आसानी क्रिएट करेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकारी इदारे, हमारी गवर्नमेंट सख्ती करेगी उन रियल्टर्स के ऊपर, उन रियल एस्टेट के ऊपर जो फाइलें आपको बेच रहे होते हैं और खास तौर पे उनके ऊपर। जैसे लास्ट मार्केट के अंदर मैंने देखा कि एक खास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर एजेंसी ने ये लॉन्च किया कि भाई आप इतने करोड़ रुपए लाएं और इतना हमारे से रेंट ले जाएं, ये डिस्काउंट होगा, ये फलाना होगा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर आपको डिस्काउंट होगा, ये ग्रोथ के ऊपर आपको डिस्काउंट होगा, और फिर लाखों लोगों के पैसे वो लूट के भाग गए। और इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी थे और आर्मी ऑफिसर्स भी थे और अक्लमंद लोग भी थे जो कि सरकार के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे और लोकल भी थे, आम लोग। तो लोगों ने शदीद लॉस उठाया कि आपके पैसों के ऊपर आपको रेंट आ रहा है, भाई पैसों के ऊपर रेंट आप बैंक से ले लो, सूद लेना है तो डायरेक्टली बैंक से ले लो, इस तरीके से छुप के ना करें। और वैसे भी ये कोई अथॉरिटीज नहीं होती हैं कि ये आपके पैसे लेके आपको जो है वो पैसे दे। माशाअल्लाह ऐसा मामला नहीं होना चाहिए।
تو خدا کے واسطے سود سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم بار بار اس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ سود ہے, آپ بالکل اس طرح کی انویسٹمنٹس میں نہ کریں, اور گورنمنٹ کے اداروں کو سونا نہیں چاہیے ان معاملات کے اوپر جو آج بھی یہ پریکٹس چلاتا ہے. ہم گیگا گروپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ گیگا مال بھی اپنے ایکسٹینشن جو راولپنڈی کے اندر ان کا بن رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو رینٹل آفر کر رہے ہیں. اسٹرکچر بنا ہوا ہے, اسٹرکچر بنے ہوئے کے اوپر کس طرح کا رینٹ, یہ سود ہے, یہ دھوکہ ہے, اور یہ ایک ان اکاؤنٹڈ فار انکم ہے جو آپ اپنے اینڈ یوزر کو دے رہے ہیں. آپ اسی کے پیسوں میں سے اسی کو پیسہ واپس کر رہے ہیں, اور جس ٹائم پہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہوگا آپ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, یا پھر ان کو وہ رینٹل ریٹرن نہیں آئے گا جس طرح کہ انہوں نے آپ کو پیسے دیے میں. آپ اللہ کے واسطے اس طرح کی انویسٹمنٹ سے بچیں, آپ سود سے بچیں, اور اس طرح کے لیٹیگیٹڈ پروجیکٹس کے اندر انویسٹ نہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا, وہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ڈیسیجن لیں گے, ٹاسک فورس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ کرے کہ 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہو, لیکن اگر 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال نہیں ہوگا تو 2028 تک ویٹ کریں, وہ ریئل اسٹیٹ کا سال ضرور ہوگا. جاتی بھی گورنمنٹ ہمیشہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہتر ریلیف کر کے جاتی ہے تاکہ اگلی بار آپ انہیں دوبارہ ووٹ دیں. ہم بہت ساری چینجز دیکھیں گے 2028 میں, وہ ہوگی اصل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں.